नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको गति के नियम जो चैप्टर है उसे करवा रहा हूँ। और इसके अंदर अपने लास्ट क्लास के अंदर जो प्रथम नियम है उसे पढ़ चुके हैं, न्यूटन ने जो बताया था। इसके अलावा रेखीय संवेग के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। जो द्वितीय नियम है उसके बारे में भी देख चुके हैं। और बिल्कुल लास्ट में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था बल। कुछ छोटे छोटे टॉपिक इसमें अपने पढ़ने हैं, उनमें से एक टॉपिक था बल। ठीक है, बल के बारे में ज़्यादातर बातें हमने कंप्लीट कर चुके थे। बल का मात्रक देख चुके थे, न्यूटन था। और सीजीएस में जो इसका मात्रक था वो क्या था, डाइन। ये सीजीएस में था और ये एमटीएस जो पत्ती होती है उसमें था न्यूटन। ठीक है, ऐसा ही पत्ती होती है ये न्यूटन। ठीक है, एमटीएस पत्ती का जो बड़ा रूप है वो ऐसा ही पत्ती है। और ये जो लिखा गया है ये कौन सी पद्धति में है, सीजीएस पद्धति में है। इसके अलावा हम लोग ये भी पढ़ चुके थे इसके अंदर कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन जो है किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, अपने आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसकी विमा की। इसकी विमा होती है m1 L1 T माइनस का 2। ठीक है, विमा क्या होती है, m1 L1 T माइनस का 2। ये क्या है, बल की विमा है। बल की विमा वैसे तो अपने पहले सोल्व कर चुके हैं, फिर भी आपको बता देता हूँ। आपने क्या लिखा था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा था। तो केजी द्रव्यमान एक बार काम में आया, मीटर एक बार काम में आया, सेकंड 2 बार काम में है, परंतु भाग के अंदर आ रही है इसलिए अपने क्या लिख दिया, इसे -2 लिख दिया है। तो ये बन जाता है बल का मात्रक। नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं भार की। किसकी बात कर लेते हैं, भार के बारे में बात कर लेते हैं। भार का मतलब देखिए क्या होता है, जो अपने शब्द लिखा है भार। भार का मतलब होता है किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है, वस्तु का भार कहलाता है। ठीक है, या आप बोल सकते हो किसी वस्तु का भार वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। अब देखिए, कोई एक वस्तु है आपके पास में जिसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है। कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है। और गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कितना है, स्मॉल g है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण है भाई, ये गुरुत्वीय त्वरण कितना है, स्मॉल g है। तो वस्तु का भार जो होगा W वो होगा mg। कितना होगा, m इंटू जी, यानी ये द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। ये क्या कहलाता है, वस्तु का भार कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपने बात करें भार के मात्रक की, तो भार का मात्रक भी न्यूटन ही आएगा। ठीक है, दूसरा विमा की अगर बात करें तो विमा भी यही आ जाएगी, m1 L1 T माइनस का 2। इसका मात्रक क्या बन जाएगा, यहाँ से न्यूटन बन जाएगा। और इसके अलावा विमा क्या बन जाएगी, m1 L1 T माइनस का 2 बन जाएगा। जो अपने बल की विमा है वही किसकी विमा बन जाती है, भार की विमा बन जाती है। एक बात का ध्यान रखना, द्रव्यमान और भार, एक होता है द्रव्यमान और एक होता है भार। तो दोनों जो राशियाँ सामने लिखी हुई है दोनों क्या है, अलग है। जो द्रव्यमान लिखा है ये स्मॉल m जो है ये अपने क्या है, द्रव्यमान है। और W जो है वो क्या है, भार है। और भार को अपने क्या लिखते हैं, W = mg लिखते हैं। तो द्रव्यमान हो गया स्मॉल m। द्रव्यमान का मतलब होता है द्रव्य की मात्रा। द्रव्य की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, और द्रव्यमान को जो अपने गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब आपके पास में जो राशि आती है उस राशि को कहा जाता है भार। ठीक है, तो द्रव्यमान तो स्मॉल m होता है, परंतु भार की जब बात की जाती है तो भार निकालते समय अपने द्रव्यमान को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे आपको जो राशि प्राप्त होती है वो क्या होती है, भार होती है। भार जो है उसका अगर आप लोग मात्रक और विमा देखोगे तो मात्रक तो न्यूटन बन जाएगा और m1 L1 T माइनस 2 जो है वो क्या बन जाती है, इसकी विमा बन जाती है। इसके अलावा भार को सामान्यतः अपने किग्रा भार के रूप में व्यक्त किया जाता है। भार जो होता है इसे अपने सामान्य रूप से किस रूप में व्यक्त करते हैं, इसे अपने किग्रा भार के रूप में व्यक्त करते हैं। और जो 1 किग्रा भार है, जो 1 किग्रा भार अपने आता है वो 1 किग्रा भार, 1 किग्रा जो अपने पास में 1 किग्रा भार है वो होता है g
न्यूटन, या आप लोग बोल सकते हो 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो जो कीग्रा भार अपने लिखते हैं उसे अपने क्या लिखा जाता है, उसे लिखा जाता है जी न्यूटन या 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हो कि बल का जो गुरुत्वीय मात्रक है, बल का गुरुत्वीय मात्रक है, ये जो मात्रक लिखा हुआ है ये किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। तो बल का कौन सा मात्रक है, बल का गुरुत्वीय मात्रक है। बल का गुरुत्वीय मात्रक क्या कहलाता है, कीग्रा भार कहलाता है। और कीग्रा भार की अगर बात की जाए तो एक कीग्रा भार जो किसके बराबर होता है, जी न्यूटन के बराबर होता है, या 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ये बात आप लोग यहाँ से देख सकते हो। देखिए यहाँ ये m द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना है, अपने एक कीग्रा की बात करें और साथ में क्या आ रहा है, जी आ रहा है। जी जो है वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, इसे एक कीग्रा भार बराबर आप लोग लिख सकते हो 9.8 न्यूटन। आई बात समझ में। तो ये अपनी बात आ जाती है बल की, और दूसरी अपनी ये बात आ जाती है भार की। तीसरा अपने देखिए आगे बात करते हैं घटकों के रूप में न्यूटन का द्वितीय नियम। घटकों के रूप में अगर अपने न्यूटन का गति का द्वितीय नियम देखें तो देखिए सी पॉइंट है, घटकों के रूप में न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। अगर घटकों के रूप में बात की जाए तो एक तो अपने बात कर चुके हैं कि F किसके इक्वल होता है, F वेक्टर इक्वल होता है m a वेक्टर के। अपना F वेक्टर जो किसके इक्वल है, m a वेक्टर के इक्वल है। यहाँ से अगर आप लोग इसे घटकों के रूप में लिखना चाहो तो देखिए घटकों के रूप में आप इसे क्या लिख सकते हो। आप लोगों को ये तो पता होगा कि बल F वेक्टर है, इसे आप लोग लिख सकते हो F x i के F y j के F z k के, और A वेक्टर को लिखा जाता है A x i के A y j के और A z k के। ये सारे मान आप लोग इसमें अगर रख दो, देखो द्रव्यमान m है, द्रव्यमान कितना है यहाँ, स्मॉल m है, और ये स्मॉल m जो है इसे अपने घटकों में नहीं बांटेंगे, m ही रहेगा, चाहे अपने किसी भी दिशा में जाए द्रव्यमान जो है वो m ही रहेगा। अपने ये सारे मान अगर इसमें रख दें तो ये बनता है F x i के प्लस F y j के प्लस F z k के, और किसके इक्वल, m a x i के a y j के a z k के। और यहाँ से इसे लिखा जाएगा, तुलना करेंगे अपने भाई, तुलना करोगे अगर आप लोग तो तुलना करने पर देखिए क्या आएगा, या एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखो तो ये लिख सकते हो एफ वाई जे के एफ जेड के के, और किसके इक्वल, एम ए एक्स आई के एम ए वाई जे के और एम ए जेड के के। और आगे लिख दोगे तुलना करने पर तुलना करो, इस तरफ आई कैप और ये भी आई कैप, तो तुलना की आप लोगों ने, एफ एक्स जो है किसके इक्वल आया, ये आया एम ए एक्स के, किसके इक्वल आया, एम ए एक्स के इक्वल आया। इसी तरीके से एफ वाई किसके इक्वल आएगा, देखो ये जे कैप ये आएगा एम ए वाई। इसी तरीके से एफ जेड ये आएगा एम ए जेड। आई बात समझे। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, घटकों के रूप में भी जो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है उसे लिख सकते हो। एक्स दिशा में त्वरण, एक्स दिशा में बल, वाई दिशा में बल, वाई दिशा में त्वरण, जेड दिशा में बल, जेड दिशा में त्वरण। जिस दिशा में बल लग रहा है त्वरण भी उसी दिशा में आ रहा है और m से मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है। ठीक है, तो ये घटकों के रूप में। नेक्स्ट अपने इसी में एक टॉपिक दिया गया है परिणामी बल तथा त्वरण के नाम से। तो देखिए परिणामी बल और त्वरण का अगर अपने देखना हो तो किस प्रकार से अपने देखेंगे, परिणामी बल तथा त्वरण। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं आपके।
परिणामी बल तथा त्वरण। ये टॉपिक का नाम है आपका परिणामी बल तथा त्वरण। तो देखिए परिणामी बल तथा त्वरण जो है वो अपने क्या होगा, अगर अपने बात करें किसी एक पिंड की, एक पिंड पर अगर क्या हो रहा हो, दो या दो से अधिक बल जो है वो आरोपित हो रहे हो। कोई एक पिंड है, जैसे ये आपका एक पिंड है, इस पिंड पर अगर क्या हो रहा हो, दो या दो से अधिक बल आरोपित हो रहे हो, जैसे F1 F2, अगर दो या दो से अधिक बल क्या हो रहे हो, आरोपित हो रहे हो, तो परिणामी बल जो है वो क्या होगा, इन सभी के सदिश योग के बराबर होगा। यानी यहाँ जो परिणामी बल लगेगा वो क्या होगा, इन सभी के सदिश योग के बराबर होगा। इससे अपने क्या कर सकते हैं, परिणामी बल का मान ज्ञात कर सकते हैं, और इसी प्रकार से परिणामी त्वरण का मान भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और ये योग करने के लिए आपको पता है, या तो आप लोग त्रिभुज का नियम काम में ले सकते हो, या आप लोग समांतर चतुर्भुज का जो नियम है उसे काम में ले सकते हो, या आप लोग क्या कर सकते हो, जो बहुभुज का नियम अपने पढ़ा है उस बहुभुज के नियम को भी क्या कर सकते हो, आप लोग काम में ले सकते हो। अगर अपने एग्जाम्पल लेकर के चले कि कोई एक पिंड है जिस पर F1 और F2 जो बल है वो आरोपित हो रहे हैं, तो परिणामी बल और त्वरण जो है उसका मान अपने किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे। अपने कुछ इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, जैसे कोई एक पिंड है जिस पर F1 बल लग रहा है, F1 बल के कारण त्वरण जो है वो कितना है, A1 है, और F2 बल के कारण जो त्वरण है वो कितना है, A2 है। तो A1 और A2 जो है वो क्या है, त्वरण है। अब अपने बात कर लेते हैं कि जो परिणामी बल आएगा वो किसके बराबर आएगा। जैसे अपने पास में क्या है, m द्रव्यमान का पिंड है, और इस पर बल जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, एक तो लग रहा है F1 वेक्टर, और दूसरा बल क्या लग रहा है, F2 वेक्टर बल लग रहा है। m द्रव्यमान का पिंड है जिस पर F1 व F2 जो है बल कार्य कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में परिणामी बल F1 वेक्टर किसके इक्वल, ये F वेक्टर किसके इक्वल आएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के बराबर आएगा। इन्हें भी सदिश रूप में लिख देता हूँ मैं, क्योंकि अपने जब ये नियम बोलते हैं तो अपने बोलते हैं कि परिणामी जो मान आएगा वो क्या होगा, इन सभी के अलग अलग सदिश योग के बराबर होगा। सभी का सदिश योग करना है जिससे आपको क्या मिलेगा, परिणामी सदिश मिलेगा। तो F वेक्टर किसके बराबर, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के बराबर। अब देखिए अगर त्वरण A1 हो और इसके लिए क्या हो, A2 हो, तो F1 वेक्टर आपको पता है किसके इक्वल आएगा, ये आएगा m A1 वेक्टर, द्रव्यमान तो सभी का समान लिए है। F2 वेक्टर कितना आएगा, m A2 वेक्टर आएगा। तो कोई एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है, उस पर एक तो बल लग रहा है F1 वेक्टर, एक क्या लग रहा है, F2 वेक्टर। जो F1 वेक्टर बल लग रहा है उसके कारण उत्पन्न त्वरण A1 वेक्टर, जो F2 बल लग रहा है उसके कारण उत्पन्न त्वरण कितना है, A2 वेक्टर है। तो अब परिणामी बल जो लगेगा वो कितना लगेगा, F वेक्टर लगेगा, किसके बराबर, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के बराबर। तो अपने F1 वेक्टर का मान ये लिखते हैं, F2 वेक्टर का मान ये लिखते हैं, और दोनों मान इसके अंदर रख देते हैं। तो F वेक्टर बनता है अपना m A वेक्टर प्लस m A1 और 2 वेक्टर। यहाँ से देखिए कॉमन कौन आता है, यहाँ से कॉमन आता है स्मॉल m, तो ये बनता है A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। तो आप लोग देख सकते हो कि परिणामी बल जो है वो इनके सदिश योगों के बराबर है। इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, परिणामी त्वरण की बात भी कर सकते हो कि अगर F वेक्टर जो है वो किसके इक्वल हो, m A वेक्टर के बराबर हो, तो इसकी और इसकी यहाँ से तुलना अगर आप लोग करोगे तो आपको पता चलेगा कि A वेक्टर जो है किसके बराबर है, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर के बराबर है। यानी अपना जो त्वरण है, त्वरण किसके बराबर है, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर के बराबर है। A1 वेक्टर A2 वेक्टर, और इनको अपने जोड़ रहे हैं, परिणामी सदिश ज्ञात कर रहे हैं। परिणामी सदिश जो आप लोग ज्ञात करोगे वो क्या आएगा, परिणामी त्वरण का मान आएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, परिणामी त्वरण का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हो। इसके लिए आप त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज का नियम जो है वो काम में ले सकते हो, जिससे आपको परिणामी का मान मिल सकता है, और यही काम आप लोग F वेक्टर के लिए भी कर सकते हो। तो ये आपका टॉपिक था परिणामी बल तथा त्वरण। अब अपने बात करते हैं एक नए टॉपिक की, वो अपना टॉपिक है इसी में, वो है आवेग। अगला टॉपिक है आवेग।
अपने जो छोटे छोटे टॉपिक किए हैं 2-4 ये, इनमें आवेग के बारे में और भार के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आवेग और भार क्या होते हैं। तो अब अपनी बात करते हैं आवेग की। अपना नया जो टॉपिक है वो क्या है, आवेग। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपने आवेग क्या होता है। तो आवेग का मतलब क्या है। आवेग इंग्लिश में इम्पल्स बोलते हैं इसे, इम्पल्स, ठीक है। तो आवेग का मतलब होता है किसी वस्तु पर लगने वाले बल का समग्र प्रभाव, वस्तु पर लगने वाले बल का समग्र प्रभाव क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। यानी आप लोग बोल सकते हो किसी वस्तु पर लगने वाले बल का समग्र प्रभाव अपने क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। इसके अलावा आवेग के बारे में आप लोग लिख सकते हो कि जो वस्तु है उस पर लगने वाला बल, वस्तु पर लगने वाला बल और जो समय है, समय और जो बल है उसका जो गुणनफल आएगा वो किसके बराबर आता है, आवेग के बराबर आता है। यानी कोई एक वस्तु है जिस पर क्या हो रहा है, बल लग रहा है, और बल और जितने समय तक वो बल लगता है उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। अपने मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है जिस पर F बल लग रहा है और कितने समय के लिए लग रहा है, dt समय के लिए लग रहा है। मान लेते हैं कि वस्तु पर कितना बल लग रहा है, F वेक्टर बल लग रहा है और कितने समय तक लग रहा है, dt समय तक लग रहा है। तो आवेग की अगर बात करोगे, क्योंकि इस समय अलप लिया है तो आवेग भी क्या आएगा, अलप आएगा। सदिश राशि है भी आवेग। आवेग किस तरीके की राशि है, सदिश राशि है, बल की दिशा में इसकी दिशा आती है। और आवेग को दर्शाते किससे है, आवेग को प्रदर्शित किया जाता है आई से, ठीक है। आवेग को इंग्लिश में इम्पल्स बोलते हैं, इम्पल्स। और वहीं से क्या लिखा जाता है, इसे आई लिखा जाता है, ठीक है। आई से अपने आवेग को दर्शाया जाता है। आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आप लोग लिख सकते हो, कुछ एक जगह से जैसे भी दर्शाया जाता है, परंतु आवेग को इंग्लिश में अपने इम्पल्स बोलते हैं। और वहाँ से अगर अपने इसे लिखें तो किससे लिखा जाएगा, आई से। मैं आई से लिख रहा हूँ तो डी आई वैक्टर जो है किसके बराबर आता है, एफ वैक्टर और डी टी वैक्टर के, ये डी टी के बराबर आएगा, ठीक है। तो आवेग डी आई वैक्टर इक्वल एफ वैक्टर और डी टी आएगा। और किस तरीके की राशि है ये एक सदिश राशि है। अब आगे अपनी बात करते हैं कि आवेग का मात्रक जो है वो मात्रक आवेग का क्या आएगा। तो मात्रक आप लोग देख सकते हो कि इसका मात्रक क्या आएगा। मात्रक यहाँ से आप लोग देख सकते हो, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा गया है बल, क्या लिखा है, बल। और ये क्या है, समय। तो बल का अगर मात्रक आपको बोले तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो आवेग का जब आप लोग मात्रक लिखोगे तो आवेग का मात्रक क्या बनेगा, आवेग का मात्रक बनेगा न्यूटन और सेकंड। आवेग का मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन और सेकंड बनेगा। और अगर विमा आप लोगों को बोले कि विमा लिखिए तो यहाँ से आप लोग न्यूटन के लिए लिखोगे m1 L1 t माइनस का 2 और सेकंड के लिए आप लोग लिखोगे t की पावर 1। तो देखिए ये क्या बनता है, ये बनता है m1 L1 t की पावर माइनस 1। ये क्या बन जाती है, आवेग की विमा बन जाती है। अगर आवेग की विमा आप लोग देखो तो m1 L1 t माइनस का 1 क्या होती है, आवेग की विमा होती है। अब देखिए अपने आगे बात करते हैं कि अगर परिवर्तित बल लगाया जाता है किसी वस्तु पर तो अपने एक आरेख बनाते हैं और उस आरेख के लिए अपने क्या करते हैं, आवेग को लिखते हैं। जैसे अपने एक आरेख बनाए, किसी एक वस्तु पर अपने क्या कर रहे हैं, परिवर्तित बल आरोपित कर रहे हैं। बल जो है उसका मान क्या हो रहा है, लगातार बदलता जा रहा है। यानी वस्तु पर किस तरीके का बल आरोपित कर रहे हो आप लोग, परिवर्तित बल जो है वो आरोपित कर रहे हो। और यहाँ जो समय है वो कितना है, t1 और t2 है। और ये क्या है, अपने पास में 0 है, ठीक है, मूल बिंदु है इसका। तो ये जो लाइन है वो समय की है, ये लाइन समय की है। और ये जो अपने लाइन बना रखी है ये किसकी है, बल की है। इसके लिए अगर आप लोग आवेग लिखो तो यहाँ से आवेग आप लोग लिखोगे डी आई इक्वल एफ वैक्टर और साथ में क्या आएगा, ये डी टी आएगा। तो डी आई किसके इक्वल आ जाएगा, एफ वैक्टर और डी टी के इक्वल आ जाएगा। आगे अगर अपने बात करें इसके लिए कि अगर अपने इसे आगे सोल्व करके लिखें तो क्या लिखोगे आप लोग, देखिए जो अपना आई वेक्टर आएगा साथ में, जो अपना आई वेक्टर है वो यहाँ से आ जाता है समाकलन एफ वेक्टर और डी टी के बराबर। समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना है, t1 से t2 तक करना है। थोड़ा नीचे लिखता हूँ इसे,
यानी अपना आई वेक्टर किसके इक्वल आएगा, ये आएगा T1 से T2 एफ वेक्टर और डी T1 से T2, ये क्या है, समय है। जो अपने ये T1 से T2 समय ले रखा है ये, और ये जो अल्पांश अपने यहाँ ले रखा है इसका मान लेते हैं कितना है, dt है। देखिए अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस f का, ये जो अधिकतम ऊंचाई है f का, और इस dt का। यानी आप लोगों को जब मैं समाकलन अवकलन वाले वो करवाए थे उसमें मैंने आपको अल्पांश वगैरह लेकर के बताए थे कि अल्पांश वगैरह जो किस प्रकार से अपने लेते हैं, पट्टिका के रूप में लेते हैं, क्षेत्रफल वगैरह ज्ञात करते हैं, ढाल वगैरह ज्ञात करते हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो ये इस तरफ क्या है, एफ वेक्टर है, और दूसरी साइड अगर आप लोग देखो तो क्या है, डी टी है। एफ और डी टी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी आई मिलेगा। ठीक है, ये एफ वेक्टर है और ये क्या है, डी आई वेक्टर है। तो आई वेक्टर अपना किसके इक्वल है, आई वेक्टर इक्वल है T1 से T2 और एफ वेक्टर और डी टी के बराबर है। आगे बढ़ते हैं अपने, आगे अपने ये लिख सकते हैं इसे, आई वेक्टर इक्वल एफ को यहाँ रखो और डी टी का समाकलन करोगे सिर्फ क्या आएगा, टी आएगा, और ये बनेगा T1 से कहाँ तक, T2 तक। आप लोग इसे लिख सकते हो, आप लोग इसे लिख सकते हो, एफ के वेक्टर लगाना है, आप लोग इसे लिख सकते हो आई वेक्टर इक्वल एफ वेक्टर और T2 माइनस का T1, यानी आई वेक्टर इक्वल क्या बनेगा, एफ वेक्टर और डेल टी बनेगा। ये क्या है, अपने पास में आवेग आई वेक्टर का सूत्र है। आई वेक्टर किसके इक्वल है, एफ वेक्टर और डेल टी के इक्वल है। इसके अलावा देखिए, अगर अपने न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की बात करें, इस समीकरण की भी अपनी बात करेंगे, और इस समीकरण के बारे में भी देखिए। अगर मैं इसे 1 लगा दूं, इसे 2 लगा देता हूं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। तो जो न्यूटन जो है, न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है, उससे आप लोग जानते हो क्या लिख सकते हो, एफ वेक्टर इक्वल डी पी वैक्टर बटा डी टी आप लोग लिख सकते हो। यहाँ से जो डी पी वैक्टर है वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा एफ वेक्टर और डी टी के बराबर आएगा। यहाँ से डी पी वैक्टर आपका किसके इक्वल आ जाता है, ये आ जाता है एफ वेक्टर और डी टी के बराबर। आगे बढ़ते हैं अपने, अगर अपने बात करें कि समय T1 पर, समय T1 पर आवेग किसके बराबर हो, आवेग P1 हो, तथा समय T2 पर, समय T2 पर आवेग P2 हो, तो यानी समय T1 पर आवेग कितना हो, P1 हो, और समय T2 पर आवेग कितना हो, अगर P2 हो। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ये जो समीकरण यहाँ पर लिखे हुए, इसका अपने क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। एक लाइन और लिख देता हूँ मैंने इसे, तो ये बन जाएगा समाकलन डी पी वैक्टर इक्वल समाकलन एफ वेक्टर और डी टी। देखिए इसकी लिमिट तो आएगी T1 से T2 और इसकी लिमिट आएगी P1 से P2। ठीक है, इसकी लिमिट T1 से T2 और इसकी लिमिट जो है वो P1 से P2 आएगी। अगर अपने ऐसा करते हैं तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ये जो अपनी समीकरण आ रही है, ये समीकरण किसके बराबर आ रही है। देखिए ये जो समीकरण है, इसका अगर समाकलन किया जाए तो आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो समीकरण है इसके समाकलन अगर करेंगे तो यहाँ बनेगा P वेक्टर, क्या बनेगा, सिर्फ P वेक्टर, और P1 से P2 जो है वो इसकी लिमिट आएगी। F वेक्टर अपना, इसका समाकलन अपने सोल्व नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं आपको अभी बताता हूँ। F वेक्टर और डी टी बनेगा, और ये जो आपका मान है, ये मान बन जाता है समाकलन T1 से T2 F वेक्टर डी टी, और किसके बराबर आता है, ये आता है P2 वेक्टर माइनस का P1 वेक्टर। आप लोग इसे ये भी लिख सकते हो डेल P वेक्टर या DP वेक्टर के रूप में आप लोग इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, इसे आप लोग किसके रूप में लिख सकते हो, DP वेक्टर या डेल P वेक्टर के रूप में आप लोग लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो। परंतु अपना मुख्य उद्देश्य है इसे यहीं तक सोल्व करना है। क्यों है यहीं तक सोल्व करना, क्योंकि आपको समीकरण 1 दिखाई दे रही होगी। समीकरण 1 को आप लोग देखिए, समीकरण 1 को अगर देखें तो, और समीकरण 3 को देखें तो ये जो टर्म है एफ वेक्टर डी टी T1 से T2, एफ वेक्टर डी टी T1 से T2, ये इक्वल है एक दूसरे के, यानी अपना जो आई वेक्टर है वो इसी के इक्वल है। यानी समीकरण 1 और 3 से आप लोग लिख सकते हो कि जो अपना आई वेक्टर है, मैं फिर से बता दूं आपको कंप्लीट टॉपिक, एफ वेक्टर और डी टी के, और ये क्या है T1 और
2 है और ये बराबर आता है P2 माइनस P1 के। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आवेग जो है, वस्तु का आवेग जो है, आवेग किसके बराबर है? संवेग परिवर्तन के बराबर है। संवेग परिवर्तन के बराबर है। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हो कि किसी भी वस्तु का जो आवेग है वो क्या होता है? संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। और यहाँ कम समय अवधि के लिए जो बल लगता है उसे आवेगी बल अपने कहते हैं। और ये जो समीकरण अपने यहाँ लिखी हुई है इसको कहा जाता है आवेग संवेग प्रमेय। आवेग संवेग प्रमेय, ये जो समीकरण बनी हुई है, ये जो ऊपर समीकरण लिखी हुई है, इस समीकरण को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है आवेग संवेग प्रमेय के नाम से। ठीक है, देखिए एक तो आपको यहाँ ये जरूर ध्यान रखना है कि आवेग जो है, आवेग किसके बराबर है? संवेग परिवर्तन के बराबर है। ध्यान रखना, संवेग परिवर्तन के बराबर है, न कि संवेग में परिवर्तन की दर के। आई बात समझे? संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बल। और संवेग में जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। तो यहाँ दर नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या है? यहाँ संवेग में परिवर्तन है। और संवेग परिवर्तन जो है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है आवेग के। ठीक है, और ये जो समीकरण बनी हुई है, इस समीकरण को अपने जाना जाता है आवेग संवेग प्रमेय के नाम से। फिर से मैं आपको कुछ एक बातें बता देता हूँ कि एक तो आप लोग क्या करोगे, ये ध्यान रखोगे कि जो अपना डी आई वेक्टर है वो किसके इक्वल होता है? एफ वेक्टर और डी टी वेक्टर के। ये वेक्टर नहीं लगेगा, एफ वेक्टर आएगा, सिर्फ एफ वेक्टर और डी टी के। टी जो है वो समय है, अदिश राशि है, तो एफ वेक्टर और डी टी दोनों का गुणनफल किसके बराबर? डी आई वेक्टर के बराबर। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो बल और समय है दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। और अगर बल अपने कम समय अवधि के लिए लगा रहे हैं, बल जो है वो किसके लिए लगा रहे हैं? कम समय के लिए लगा रहे हैं। कम समय अवधि के लिए अगर आप लोग बल लगा रहे हो तो उस बल को कहा जाता है आवेगी बल। उस बल को क्या नाम देते हैं? अपने आवेगी बल नाम देते हैं, आवेगी बल नाम देते हैं। तो बल और समय दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। और T1 से T2 तक के लिए अपने क्या किया है? इसका समाकलन किया है। फिर देखिए अपने क्या किया है? समाकलन को सोल्व किया है और यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद में अपने ये समीकरण प्राप्त हो जाती है आई वेक्टर इक्वल एफ वेक्टर और डेल टी। फिर अपने बात की है जो न्यूटन है उसकी गति का द्वितीय नियम जो है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बोलता है एफ वेक्टर किसके बराबर है? डीपी वेक्टर और डीटी के बराबर है। यहाँ से अपने जो आगे इसे सोल्व कर रहे हैं, ये जो सब कुछ अपने सोल्व किया हुआ है ये किया गया है आवेग संवेग प्रमेय सिद्ध करने के लिए। देखिए अपने ये जो सिद्ध कर रहे हैं ये सिर्फ किसके लिए किया जा रहा है? ये आवेग संवेग प्रमेय को सिद्ध करने के लिए किया जा रहा है। ये तो इसके मात्रक वगैरह आ जाते हैं। ये अपने यहाँ से जो डेरिवेशन शुरू किया था वो सिर्फ किसके लिए किया है? आवेग संवेग प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। कैसे? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लगाया, इसे सॉल्व किया, P1 से P2 तक और T1 से T2 तक अपने इसका समाकलन किया, ये लाइन प्राप्त होती है। ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल है, यानी ये किसके बराबर है? आवेग के बराबर है। यानी ये आवेग जो है इसे अपने किसके बराबर सिद्ध कर दिया है? संवेग में परिवर्तन के बराबर सिद्ध कर दिया है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है, इसी को कहा जाता है आवेग संवेग प्रमेय। अब देखिए अगर आवेग नियत हो, यहाँ से आवेग क्या हो? नियत हो। आवेग को अगर आप लोग नियत रखो तो बल और समय क्या आ जाते हैं? व्युत्क्रमानुपाती आ जाते हैं। अगर समय क्या लग रहा हो? कम लग रहा हो, समय क्या लग रहा हो? कम लग रहा हो, तो बल क्या लगेगा? अधिक लगेगा। संपर्क जो समय उसकी बात कर रहे हैं। और अगर समय क्या हो? अधिक हो तो बल कम लगेगा और समय कम हो तो बल का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे अगर फर्श और मिट्टी में गिरने की तुलना की जाए तो फर्श पर जो आपका संपर्क समय होता है वो क्या होता है? कम होता है। और समय कम लगेगा तो बल क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। अगर इसकी तुलना में आप लोग मिट्टी पर गिरते हो तो आपका जो संपर्क समय सतह के साथ वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। और अगर संपर्क समय ज़्यादा होगा तो बल का मान क्या होगा? कम होगा। इसी वजह से क्या होता है कि जो चोट लगती है वो जो अपने फर्श होता है उस पर ज़्यादा लगती है। क्रिकेट के अंदर आप लोग देखते हो जो खिलाड़ी होते हैं वो बॉल को पकड़ने के बाद में अपने हाथों को क्या करते हैं? बॉल को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं। यानी पीछे की ओर अगर वो खींचेंगे तो जो संपर्क समय है उस संपर्क समय का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर संपर्क समय का मान बढ़ जाता है तो आप लोग देख सकते हो बल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये कब की बात है? ये उस समय की बात है जब आवेग क्या हो? नियत हो। अगर आवेग नियत होगा तो F और डेल T भी क्या होगा? नियत होगा।
अगर ये नियत होता है तो आप लोग देख सकते हो ये इनके मध्य संबंध आ जाता है एफ में और डेल टी में, ठीक है। तो ये अपना आवेग था।